दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि कृषि दर्शन कार्यक्रम हमारे किसान भाइयों के लिए लेकर आता है कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन संबंधित वे तमाम जानकारियां जो हमारे किसान भाइयों के लिए उपयोगी है। और हम पूर्ण विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों के माध्यम से हमारे किसान भाई ज़रूर से ज़रूर लाभान्वित हो रहे होंगे। किसान भाइयों, इसी क्रम में आज का जो कार्यक्रम है प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहेगा। विषय है कार्यक्रम का प्रसंस्करण क्षेत्र से लाभ। प्रसंस्करण से कौन कौन से लाभ हमारे किसान भाइयों को होंगे और हमारे वे युवा जो प्रसंस्करण से जुड़ना चाहते हैं किस प्रकार से वे जुड़ सकते हैं, इनकी विधियाँ और तकनीकें क्या क्या होती हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, कार्यक्रम का विषय हम पुनः बताते हैं, प्रसंस्करण क्षेत्र से लाभ। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र महाजन जी, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं कृषि महाविद्यालय गंज बासौदा से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। साथ ही साथ किसान भाइयों, आज हमारे बीच में सफल कृषक श्री नारायण सिंह सेंधव जी भी मौजूद हैं। नारायण सिंह सेंधव जी ग्राम अररिया जागीर, जिला देवास से हमारे बीच में आए हैं। नारायण सिंह जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आइए किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं और महाजन साहब से हम चर्चा की हम शुरुआत कर सकते हैं। तो महाजन जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि अनाज में कौन कौन सी ऐसी प्रोसेसिंग की तकनीकें हैं जिनसे हमारे किसान भाइयों को लाभ मिलता है, उसके बारे में आप बताइए। जी, अनाज की अपन प्रमुख फसलें की बात करें अपने मध्य प्रदेश में, तो आपका गेहूं हो गया, धान हो गया और सोयाबीन हो गई, ये प्रमुख फसलें हैं। और जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे जो किसान भाई है वो अपनी उपज को सीधे ले जाके अपने मंडी में बेच देते हैं। इससे उनको जो उचित मूल्य है उनका वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो बिना प्रसंस्कृत उत्पाद रहते हैं, उनमें मिट्टी वगैरह भी रहती है ना, और कचरा भी रहता है। तो इस वजह से जो उपज का जो प्रॉपर मूल्य है उनको नहीं मिल पाता। तो हमारे किसान भाई यदि उनको उनकी क्लीनिंग कर दे, उनकी ग्रेडिंग कर दे, या उनको कलर के आधार पर, जैसे कलर सॉर्टेक्स मशीनें आती है, उनमें यदि गेहूं को हम लोग डाल के यदि उसको कलर के आधार पर यदि सॉर्टेक्स कर लेते हैं, तो उसका जो मूल्य है लगभग 800 रुपये के आसपास, 800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उसका बढ़ जाता है, और वो गेहूं आपका एक्सपोर्ट पर्पज से काम में आता है। यानी कि देखिए, बिल्कुल जो गेहूं है जो साधारण है, बिल्कुल प्रोसेसिंग के बाद उसका सीधे सीधे से मूल्य में परिवर्तन आ रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, इसके अतिरिक्त हम लोग इसके काफ़ी उत्पाद भी तैयार कर सकते हैं। जैसे गेहूं है, गेहूं से हम लोग दलिया बना सकते हैं, उसका आटा बना सकते हैं, उसका मैदा बना सकते हैं, बिल्कुल। और भी बहुत सारे प्रसंस्कृत उत्पाद है, क्योंकि आपका चाहे ब्रेड ले लो या केक ले लो, मफिन से ले लो, और आजकल जो बच्चे पसंद करते हैं, पास्ता हो गया, आपका नूडल्स हो गया, ये सब जो है आपके कहीं ना कहीं मिला के इनमें जो गेहूं है आपका, गेहूं का आटा या मैदा जो है इनमें इन्वॉल्व रहता है। तो इस तरह से हम लोग अनाज का यदि प्रसंस्करण करके बेचे, उसको साफ सफाई करके बेचे, या एक छोटा मोटा उद्योग लगा के, इनकी छोटी छोटी सी मशीनें आती हैं नूडल्स से पास्ता वगैरह की, तो इस तरह से करें तो हमारे किसान भाई काफ़ी लाभ पा सकते हैं। जी, तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण बात बताई कि वे युवा जो यदि इस रोज़गार से जुड़ना चाहते हैं तो वो रोज़गार से, प्रोसेसिंग से जुड़ सकते हैं। और छोटी छोटी सी मशीन्स के बारे में भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, मार्केट में यानी कि बाज़ार में उपलब्ध हैं। तो किसान भाइयों, उन मशीनों के बारे में भी हम और आगे चर्चा करेंगे आज के कार्यक्रम में। महाजन जी, फल उत्पादन की अगर हम जैसे बात करते हैं और उसके प्रोसेसिंग की भी अगर हम बात करें, तो उसकी प्रोसेसिंग के बारे में भी आप हमें बताइए। हाँ, देखिए, हमारे यहाँ पे जो फल और सब्जी है वो बहुतायत मात्रा में होती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जलवायु है। तो जो सारे प्रकार के फल और सब्जियाँ हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में सीजन में उपलब्ध रहते हैं। लेकिन जो कटाई के बाद में जो कुप्रबंधन है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं जिसको, तो उसमें कमी की वजह से जो लगभग 30 से 40% जो बहुत बड़ी मात्रा होती है, 30 से 40% फल एवं सब्जी बिल्कुल आपके खराब हो जाते, नष्ट हो जाते, किसी काम के नहीं रहते वो।
और हमने देखा होगा कि जैसे टमाटर है, इसके दाम कभी कभी 2 रुपये 4 रुपये तक हो जाता है। अभी 2-3 साल पहले इसके दाम इतने कम हो गए थे कि जो हमारे जो किसान भाई है उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन की लागत है वो भी नहीं मिल पा रही थी। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ यदि हम टमाटर के प्रसंस्कृत उत्पाद की बात करें तो मेरा किसान भाइयों से ये कहना है कि हम छोटा मोटा कुटीर उद्योग लगा के शुरू में और बाद में लार्ज स्केल पे भी कर सकते हैं। यदि टमाटर से हम लोग सॉस बना ले, केचप बना ले, या चटनी बना ले, या सूप बना ले, मतलब जब सीजन में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, तो इससे न केवल हमारे जो प्रोडक्ट है वो नष्ट होने से बचेंगे बल्कि एक आर्थिक लाभ का एक माध्यम भी हो जाएगा हमारे किसान भाइयों के लिए। जी बिल्कुल। महाजन जी, आपने जैसा कि टमाटर के सॉस के बारे में बात करी और केचप के बारे में भी बात करी, एक कई बार ऐसा देखने में आता है कि इनमें कलर की प्रचुर मात्रा भी कई बार देखने को मिलती है। जी जी। तो इसके बारे में बताइए, ये और इससे नुकसान क्या होता है इसके बारे में ज़रूर बताइए हमें। देखिए, कहीं कहीं जो टमाटर का केचप वगैरह बनाने में जो कद्दू का भी यूज़ करते हैं, या आपका पपीता का भी यूज़ करते हैं कलर इन्हांसमेंट के लिए, चुकंदर का रस भी उसमें डालते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग जो टमाटर से यदि केचप वगैरह बनाए तो हम कुछ सावधानियां बरतें, जैसे हम लोग लोहे के बर्तन नहीं यूज़ करें जी। क्योंकि टमाटर में क्या है, लाइकोपीन होता है जो टमाटर को लाल रंग प्रदान करता बिल्कुल है। बिल्कुल। अब लाइकोपीन यदि लोहे के संपर्क में आता है या तांबे के बर्तन के संपर्क में आता है तो ये एक भूरा रंग छोड़ता है। दोस्तों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का विषय प्रसंस्करण क्षेत्र से लाभ, और विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र महाजन जी, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं कृषि महाविद्यालय गंज बासौदा से, और सफल किसान श्री नारायण सिंह सेंधव जी, ग्राम अररिया जागीर, जिला देवास से मौजूद हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में हम पुनः स्वागत करते हैं। और सर, इनको आकर्षक बनाने के लिए कुछ कलर्स वगैरह भी डाले जाते हैं? कलर से में चुकंदर का रस इसमें ऐड कर सकते हैं, तो उससे आपका जो कलर है वो आपका इन्हांसमेंट हो जाता है जी। और फिर प्रिजर्वेशन, इसकी जो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें जो प्रिजर्वेटिव है, परिरक्षक है, वो सोडियम बेंजोएट का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं जी। अब अपन जैसे केचप और सॉस की बात करें तो दोनों में थोड़ा ज़्यादा अंतर नहीं है। एक आपका TSS की मात्रा होती है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड या कुल विलेय ठोस, जिनको एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है रिफ्रैक्टोमीटर करके, उससे हम लोग इसको नाप सकते हैं। तो जब हम लोग टमाटर से सॉस बनाते हैं या केचप बनाते हैं तो TSS की मात्रा हम लोग रिफ्रैक्टोमीटर से नाप सकते हैं। बहुत छोटा सा यंत्र आता है, 2000 रुपये का आता है, डिग्री ब्रिक्स में या प्रतिशत में वो देता है। तो जो TSS की मात्रा आपकी सॉस में रहती है वो 17% के आसपास रहती है, और आपका जो केचप है वो गाढ़ा होता है एक्चुअल में, और उसमें जो कुल विलेय ठोस है उसकी मात्रा जो है 25 से 30% तक होती है। यही अंतर होता है इनमें। जी, तो विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि TSS की मात्रा को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए केचप या सॉस जो भी हमारे बिल्कुल, क्योंकि उसी से उसकी ग्रेड निर्धारित होती है। यदि 30% के आसपास यदि उसमें रिफ्रैक्टोमीटर में यदि रीडिंग आ रही है तो आपका केचप मतलब A ग्रेड का है। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई किसान भाई और डॉक्टर साहब ने। आइए, हमारे बीच में सफल कृषक नारायण सिंह जी मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। नारायण सिंह जी, सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय दें। मेरा नाम नारायण सिंह सेंधव, ग्राम अररिया, जिला देवास का उन्नत प्रगतिशील फार्मर। सभी किसान भाइयों से मेरा नमस्कार। जी नारायण सिंह जी, जानना चाहेंगे, आप खेती करते हैं तो खेती में क्या क्या करते हैं? खेती में हम पहले परंपरागत से हम मतलब खरीफ में सोयाबीन लेते थे और ज्वार मक्का लेते थे। अब रबी में गेहूं, चना और मटर वगैरह बोते हैं, पर अब हमने उससे हमको आमदनी बहुत कम होती थी, इसलिए अब हमने आधुनिक पद्धति की संरक्षित खेती को अपनाया और उसमें ड्रीप और मल्चिंग डाल के वेजिटेबल क्रॉप लेने लगे, जिससे हमारा 50 गुना से 100% जो है आमदनी बढ़ गई और अच्छा मुनाफा होने लगा। यही मैं किसान भाइयों से ट्रेनिंग के बतौर मेरे वहाँ
जो आते हैं उनको मैं बताता हूँ। बहुत बढ़िया। तो नारायण सिंह जी खेती तो करते ही करते हैं, साथ में सब्जियां भी आप लगाते हैं जिससे कि आपको दोगुना फ़ायदा होता है। नारायण सिंह जी, कितना समय हो गया आपको खेती करते हुए? खेती के वजह से मैं परंपरागत मतलब जो है किसान ही हूँ, पर मेरे को 2009-10 से मैं मतलब खेती पहले परंपरागत जो करता था, तो मुझे कृषि विज्ञान केंद्र हैं या एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, जी। इन्होंने राज्य के बाहर टूर में भेजा। वहाँ आधुनिक पद्धति की संरक्षित खेती महाराष्ट्र में जो पॉली हाउस बना के हो रही थी, जिसमें कलर्ड वाली कैप्सिकम जी, ये हो रही जी। थी, मैंने वहाँ देखा। तो मैंने ये वहाँ से अपनाया कि भाई मैं एग्रीकल्चर नहीं किया, मैंने बीकॉम किया है या उसकी पढ़ाई की, तो मैं आगे जाके मेरे वहाँ जाके ऐसी खेती अपनाऊँ कि मुझे दुगना लाभ हो और मैं मेरा परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह कर लूँ। और खेती का कोई घाटे का सौदा बिल्कुल भी नहीं है, अगर उसको मैनेज और अच्छा ढंग से प्रबंधन करे और खाद बीज दवाई को बचा के और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जी, तो देखिए किसान भाइयों, नारायण सिंह जी कितनी अच्छी बात कही कि खेती कोई नुकसान का सौदा नहीं है, बल्कि आप जानकारी लेकर और आधुनिक तकनीक से यदि आप कृषि करें तो आप बिल्कुल उसमें सफल होंगे। तो नारायण सिंह जी, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा आपने बताया परंपरागत खेती करते हैं, इसके बाद आपने एक आधुनिक खेती की तरफ आप बढ़े, हमारे किसान भाइयों को आप क्या कहेंगे, कितना फ़र्क आ जाता है परंपरागत खेती में और आज जो वैज्ञानिक तरीके से जो खेती हो रही है, कृषि के जो आधुनिक यंत्र आ गए हैं, तो उनमें अगर हम लागत की बात करें, कितना फ़र्क आ जाता है, हमारे किसान भाइयों को कितना फ़ायदा मिलता है इससे, इसके बारे में आप बताइए। अगर हम किसान भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि अगर हम लागत की कमी करें और उत्पादन अच्छा ले, जी जी, तो हमें खेती करने में 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। प्रथम बीज, दूसरा जो है हमें फर्टिलाइजर, जी जी, तीसरा हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जो भी बीज खेत में बोएं, उसको वैज्ञानिक लोग की संतुलित मात्रा में जो रिकमेंडेशन है कि 1 हेक्टेयर का मुझे इतना बीज स्विंग करना चाहिए, वो अपनाना चाहिए। जैसे गेहूं 1 हेक्टेयर के लिए 110 किलो बहुत सही मात्रा में है। बिल्कुल। जैसे उसके दूसरे नंबर पे अपन जाते हैं तो खाद जैसे गेहूं का 1 हेक्टेयर का स्विंग करते हैं तो 100 नाइट्रोजन, 60 फास्फोरस, 40 पोटास, ये 1 हेक्टेयर के लिए वैज्ञानिक लोग की संतुलित मात्रा में रिकमेंडेशन है। बहुत तो बढ़िया। इस रिकमेंडेशन से अगर आप खाद और मतलब जो है फर्टिलाइजर, बीज खाद, वैसे ही फर्टिलाइजर। जी। दवाई का जैसे वैज्ञानिक लोग की जो संतुलित मात्रा में जो फार्मूला है दवाइयों पे लिखा रहता है कि 2 ml में 1 ml दवाई देना चाहिए, उतना ही देना चाहिए। मतलब ओवर डोजिंग भी नहीं करना चाहिए तो अंडर डोजिंग भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अगर उन सब चीज़ों को बचा के अगर करेंगे, जैसे पानी की भी हम फालतू फ्लड से नहीं गंवाएं, जैसे वीट अभी हम स्विंग करते हैं, रबी का सीजन है, उसमें ड्रिप डाल के या फोगर मतलब स्प्रिंकलर से या कुछ मतलब पाइप में टोटी लगा के उस तरफ से पानी की भी बचत करेंगे, बहुत बढ़िया। तो हमें वाकई में लागत बहुत कम आएगी और उत्पादन हम बहुत ज़्यादा लेंगे। दूसरा, समय पे काम करना, समय पे मैनेज करना, समय पे कीट प्रबंधन का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। कीट प्रबंधन का मतलब बोले तो कीट प्रबंधन 2 प्रकार के रहते हैं, मित्र कीट और शत्रु कीट। जी। मित्र कीट फसल में पोलिनेशन का काम करते हैं और शत्रु कीट उसमें अगर रस चूसने से वायरस फैलाते हैं। तो जब हमको दवाई का स्प्रे करें तो संतुलित मात्रा में रिकमेंडेशन वाला डोज लें और उसे उस प्रकार से जब हम दवाई का स्प्रे करें कि जब मित्र कीट पोलिनेशन का समय उनका ना हो, तब हम उसको स्प्रे करना चाहिए। दोस्तों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का विषय प्रसंस्करण क्षेत्र से लाभ, और विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र महाजन जी, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं कृषि महाविद्यालय गंज बासौदा से, और सफल किसान श्री नारायण सिंह सेंधव जी, ग्राम अररिया जागीर, जिला देवास से मौजूद हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में हम पुनः स्वागत करते हैं। इस प्रकार से दूसरी प्रकार ये है कि जो मशीनीकरण आज के युग में आया है उससे भी बहुत बचत हो जाती है। पहले लहसुन चुपाई करते थे तो बहुत महिलाएं लगती थी, आजकल मजदूर की कमी आ गई, तो अब मशीन 1 घंटे में कितनी लहसुन बो देती है, उसका बहुत पैसा बचता है। मान लो 1 घंटे में 2000 रुपये की मजदूरी लगती है 1 बीघे में, तो मशीन केवल 500-800 रुपये में वो स्विंग कर देती। इसे एक उदाहरण के तौर पे मैं नर्सरी मेरी है, उसमें मैं 20 महिलाएं लगाता था तो 70,000 पौधे में डालता था। आज मैंने सीडलिंग प्रोटेब वाली मशीन बुलवाई है, तो 1 घंटे में 700 ट्रे भरती है। मतलब एक दिन में 5.5 लाख पौधे में, मतलब जो एक दिन में 5.5 लाख पौधे मैं उससे भर लेता हूँ। तो मुझे 6,000 रुपये जो मजदूरी लगती थी वो अब मेरा 1,000-1,500 रुपये लागत आ गई। यानी कि सीधे सीधे ये कहें कि जो आधुनिक जो कृषि यंत्र आ गए हैं उन्होंने सीधे सीधे लागत में काफ़ी कमी ला दी है। और किसान भाइयों, जैसा कि नारायण सिंह जी ने बताया कि कीट प्रबंधन जब हम करते हैं तो कीट प्रबंधन के लिए जो भी वैज्ञानिक रिकमेंडेशंस जो हमको दी गई हैं कि कीटनाशकों का प्रयोग कितना करना है, ना कम करना है ना अधिक करना है, तो यदि आप इस प्रकार से कीटनाशकों का मात्रा का यदि आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर से हमारी जो फसलें हैं वो अच्छी ही होंगी और कीटनाशक ज़्यादा उसका नुकसान भी ना कर पाएंगे। महाजन जी, आपसे हम बात कर रहे थे फलों की प्रोसेसिंग के बारे में, जैसे हमारी चर्चा हो रही थी। फलों की ही यदि हम बात करें तो इनकी जो गुणवत्ता जो है उनको एक लंबे समय तक बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? हाँ, देखिए, फल एवं सब्जियों की बात करें तो इनको हाईली पेरिशेबल माना गया। मतलब इनमें जो पानी की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 80 से 95% तक। इसी वजह से ये जो है तुरंत आपकी खराब हो जाती है। दूसरी चीज़, फल एवं सब्जियों में जो श्वसन की क्रिया है और वाष्पीकरण की क्रिया है, ये तोड़ने के बाद भी इनमें चलती रहती है। तो जब तक यदि पेड़ पे लगे हुए आपके फल और सब्जी है, तब तो उनकी जो भी पानी की आवश्यकता है या न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, पोषण की आवश्यकता है, वो आपको ज़मीन से, सॉइल से मिल जाती है। लेकिन एक बार आपने उसको तोड़ लिया तो उसके बाद उनकी वो पूर्ति नहीं हो जाती है। बिल्कुल। तो इस वजह से जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, यानी कटाई उपरांत जो प्रबंधन है, उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो फल के पकने के बाद जो सड़ने की अवस्था आती है, जीर्णता की अवस्था आती है, उसमें काफ़ी समय तक, मतलब वो काफ़ी देर बाद आए, मतलब उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो आपकी बढ़ जाए। तो यदि हम फल एवं सब्जी को सुरक्षित रखना है ज़्यादा समय तक, तो हम लोग जो है उनसे प्रसंस्कृत उत्पाद बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया था अभी कि टमाटर से आपका केचप वगैरह बना सकते हैं। केचप है, तो इससे इसकी जो शेल्फ लाइफ है जो आपकी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। दूसरी बात, आपकी जो सब्जियां हैं, सब्जियों का हम निर्जलीकृत उत्पाद उनसे तैयार कर सकते हैं। जैसे करेला हो गया, या कसूरी मेथी का आपने नाम सुना होगा। वो कुछ नहीं, आपको मेथी को जो है सुखा लेते हैं, है ना, तो उसके भी पैकेट आपके मार्केट में मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो प्याज वगैरह है, डिहाइड्रेट निर्जलीकृत प्याज भी आपको मिल जाएगा। और आपको जो ओनियन गार्लिक का पेस्ट है ना, इसमें भी आपको इस मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा जी। तो हम लोग जो इस तरह से इनकी जो शेल्फ लाइफ है जो है हम बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि इनके हम लोग मिनिमल प्रोसेसिंग कर लें, मतलब क्या होता है कि जो फल और सब्जियां हैं इनमें 3 क्रियाएं होती है। एक तो पीलिंग, पीटिंग और कोरिंग, है ना। पीलिंग मतलब उसका ऊपर का छिलका हम निकाल देते हैं। पीटिंग मतलब जो अंदर की आपकी गुठली वगैरह है वो निकाल देते हैं। और कोरिंग मतलब जो अंदर का हार्ड पार्ट रहता है, कठोर भाग। जैसे एप्पल में यदि हम सेब को काटे तो उसमें जो झिल्ली रहती है, बीच में झिल्ली रहती है, उसको हटा दे। या गाजर को काटे तो बीच में आपका वाइट सफेद पार्ट आएगा, उसको हटा दे। इस तरह से इनके हम टुकड़े करके इन सब चीज़ों से हम प्रोसेसिंग के लिए उसमें कर सकते हैं। अच्छा, हम करना चाहेंगे जो आज का जो हमारा युवा है जो प्रसंस्करण से जुड़ना चाहते हैं, उनको जुड़ने के लिए किस प्रकार से जुड़ें, उनके लिए हमें कोई आप टिप्स दीजिए। और ग्रेडिंग के बारे में आप हमें ज़रूर बताइए, ग्रेडिंग किस प्रकार से लाभदायक है? जी, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि हमारे जो किसान भाई है वो अपना जो उत्पाद है उसको सीधे खेत से ले जाके बेच देते हैं। यदि उसकी क्लीनिंग करे, साफ़ सफाई करे और उसकी ग्रेडिंग करे तो उनका जो मूल्य है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसी तरह से हमारे जो फल एवं सब्जी है उसकी भी ग्रेडिंग कर सकते हैं।
हमारे किसान भाई वैसे करते भी, जैसे लाल कलर के टमाटर आपके अलग रख दिए, हरे कलर के अलग कर दिए, या आम की यदि ग्रेडिंग करना है तो छोटे आम अलग रख दिए आपके, बड़े आम अलग रख दिए। इस तरह से ग्रेडिंग करेंगे तो जो उत्पाद की कीमत है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। और वहीं पे सर जो आप जो टिप्स देना चाह रहे थे, जो हमारे प्रोसेसिंग से जो जुड़ना चाह रहे हैं, प्रसंस्करण से जो युवा जुड़ना चाह रहे हैं। जी, तो मेरा युवाओं से यही आह्वान है कि जो खेती के साथ साथ हम लोग जो सहायक गतिविधियाँ हैं, जैसे आपकी प्रसंस्करण है, उसको ज़रूर अपनाएं, क्योंकि प्रसंस्करण में जो आपके जो उत्पाद की कीमत है वो कई गुना बढ़ जाती है, हम लोग देखते हैं। क्योंकि एक कचरे वाला गेहूँ आपका कम कीमत में जाएगा, और उसी गेहूं से यदि हम उसको साफ कर ले, उसके यदि आटा बना ले तो उसकी कीमत और बढ़ जाएगी, यदि उससे हम मैदा बना ले तो उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। इसी तरह से हम फल एवं सब्जियों की बात करें तो टमाटर की कीमत कम है, उससे केचप बनाए तो उसकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी। अमरूद है आपका, अमरूद की कीमत भी काफ़ी कम रहती है, यदि उससे हम लोग जेली बना ले या जैम बना ले तो उसकी कीमत काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो मेरा युवाओं से ये कहना है कि जैसे आपका सोयाबीन है, मान लो, है ना, सोयाबीन से यदि हम लोग उसका मिल्क बना ले, 1 किलोग्राम सोयाबीन से 5-6 लीटर लगभग दूध आपका सोया मिल्क का तैयार होता है। और 1 ही लीटर आपके 1 केजी सोयाबीन से लगभग 1.5 से 2 किलो आपका पनीर, जिसे टोफू कहते हैं, वो तैयार होता है। तो इसकी कीमत जो है आपकी बहुत कम रहती है। तो युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम इनकी जो प्रोसेस है वो बहुत छोटी छोटी सी है। ये पहले शुरू में अपने घर पे बना के भी देख सकते हैं, और उसके बाद फिर छोटे छोटे से कुटीर उद्योग की तरफ भी जा सकते हैं। जो टेक्निक्स हैं वे पहले अपने घर में आप इस्तेमाल करिए। बिल्कुल, घर में बना सकते हैं आप, जेली बना सकते हो, आप केचप बना सकते हो, बिल्कुल। उसके बाद जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने प्रसंस्करण संबंधी हमारे किसान भाइयों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नारायण सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे किसान भाइयों से महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करी। दोस्तों, कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी रहेगा। समय हो चला है खेती की खबरों का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित, किसानों के हितैषी होंगे पीएम किसान समृद्धि केंद्र, 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य, 150 लाख हेक्टेयर में रबी बुआई प्रस्तावित, और सिंचाई परियोजना का कार्य तत्काल शुरू करें। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। ये अनुमान मुख्यतः राज्यों से मिली जानकारी के आधार पर तैयार किए गए। राज्यों से प्राप्त फसलों के क्षेत्रफल को रिमोट सेंसिंग, साप्ताहिक फसल, मौसम निगरानी समूह और अन्य एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के साथ सत्यापित और त्रिकोणित किया गया है। पहली बार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत राज्य सरकारों के सहयोग से किए जा रहे डिजिटल क्रॉप सर्वे के आंकड़ों का उपयोग क्षेत्रफल के अनुमानों को तैयार करने के लिए किया गया। प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के खरीफ खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 89 लाख टन अधिक एवं औसत खरीफ खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 125 लाख टन अधिक है। चावल, ज्वार और मक्का के अच्छे उत्पादन के कारण खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पीएम किसान समृद्धि केंद्र वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेंगे। इनमें खाद, बीज, कृषि उपकरण और मिट्टी परीक्षण के अतिरिक्त खेती किसानी से संबंधित अन्य जानकारियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का उद्देश्य एक ही स्थान पर किसानों को मिट्टी, बीज, उर्वरक इत्यादि की जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही इन केंद्रों को कस्टम हायरिंग सेंटर से जोड़कर किसानों को कृषि संबंधी छोटे और बड़े उपकरण भी उपलब्ध कराना है। किसानों को कृषि की बेहतर पद्धतियों और विभिन्न शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारियां प्रदान की जाएं। ग्राम पंचायतों में पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित हो जाने से किसानों को अन्य स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें केंद्र में ही खेती किसानी के लिए आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध होंगे। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि ज्वार एवं बाजरा का उपार्जन 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक और धान का उपार्जन 2 दिसंबर से 20 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। उपार्जन प्रत्येक सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक होगा। केंद्र द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 45 लाख मीट्रिक टन, बाजरा की 3 लाख मीट्रिक टन और ज्वार की 50,000 मीट्रिक टन की जाएगी। खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 और धान ग्रेड ए का
2320 रुपए है। चालू रबी सीजन 2024-25 में रबी फसलों की बुआई किसानों द्वारा शुरू कर दी गई है। कृषि संचालनालय से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक प्रदेश में 28 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई की गई है। गत वर्ष समान अवधि में 15 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई थी। अब तक की गई बुआई रबी फसलों के समान क्षेत्र की 21% एवं चालू रबी सीजन के बुआई लक्ष्य का 20% है। इस साल 140 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें बोने का कार्यक्रम बनाया गया है, जो सामान्य क्षेत्र 134 लाख हेक्टेयर से 6% अधिक है। इस वर्ष गेहूं की बुआई का लक्ष्य 92 लाख हेक्टेयर निर्धारित किया गया है, जो गेहूं के सामान्य क्षेत्र 94 लाख हेक्टेयर से कम है। अभी तक गेहूं की बुआई 11 लाख हेक्टेयर में की गई है, जो समान अवधि में पिछले साल की बुआई 4 लाख हेक्टेयर से काफी अधिक है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में संभाग की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि छोटी मोटी बाधाओं के कारण बहुत ही माइक्रो इरिगेशन से सिंचाई शुरू नहीं हो पा रही है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी तथा निर्माण एजेंसी बहुती नगर निर्माण के छूटे हुए भाग में तत्काल निर्माण कार्य शुरू कराएं। निर्माण कार्य के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमिश्नर तथा पुलिस महानिरीक्षक आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। सभी निर्माण कार्य 30 दिन में पूरा करके बहुती माइक्रो इरिगेशन से किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए। कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वरिष्ठ वैज्ञानिक सह प्रमुख डॉक्टर मृगेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में जिले के ग्राम कोटमा व देवगंवा विकासखंड सोहागपुर में कृषि वानिकी अंतर्गत अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन और कृषक क्षेत्र परीक्षण के तहत किसानों के खेत का निरीक्षण किया गया। साथ ही कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम के किसानों और महिला कृषकों ने भाग लिया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने पेड़ पौधों की परिभाषा, महत्व, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ के बारे में बताया। कृषि वानिकी की विभिन्न पद्धतियां अपनाने के साथ साथ मेड़ों में फलदार पौधे जैसे आम, अमरूद, मुनगा, नींबू एवं अन्य इमारती वृक्ष लगाने के लिए भी प्रेरित किया गया। तो चलिए किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का यह अंक यहीं तक था। हम फिर मिलेंगे कृषि दर्शन के नए प्रोग्राम में फिर नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।